स्वागत है आपका चैनल मेरे YouTube चैनल पे। इसका नाम है सैफ इन्वेडर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूट वर्ड इंग्लिश वोकैबलरी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वोकैबलरी सीखने के लिए। क्योंकि वैसे वोकैबलरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के लिए सीखने के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जाएं या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। रूट वर्ड हमें मदद करता है अब वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि रूट जो जैसे जैसे हिंदी में कहते हैं जड़ें होती हैं वो शब्द की, यानी कि ये 3-4 लेटर्स का एक समूह होता है जिसका अगर हम मतलब जान ले, वो किसी भी शब्द के आगे पीछे जाए तो आप उस शब्द का मतलब डिराइव कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो तो कम से कम आप ये जान सकते हैं कि वो शब्द आखिर क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक वर्ड है एमिएकेबल, एमिएबल, और मैं कहूँ ये सारे फ्रेंडली शब्द है, तो भले आपको एमिकेबल या एमिएबल का एग्जैक्ट मतलब ना पता हो, पर आपको अगर थीम पता है कि ये फ्रेंडली शब्द के अंदर आते हैं और आपको एग्जाम में दिखे और आपसे कहें इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम में लिख के दिखाएं, तो जो भी उसके अगेंस्ट है कि नॉन फ्रेंडली वर्ड्स होंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी हो जाती है ऐसे वर्ड्स को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो है ये स्लाइड बस आपको एक अर्पण है मेरी तरफ से कि अगर आप वोकैबुलरी सीखने में सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसके लिए दो तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डिलीजेंस। इसका मतलब होता है केयरफुल और पर्सिस्टेंट वर्क। और डिलीजेंस क्योंकि अपने आप में एक अनोखा वर्ड है, तो ये अगर आप इसको समझ लीजिए, इसीलिए इसका मैंने मीनिंग भी यहाँ पे लिख रखा हुआ है। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है वो भी, जैसे कि डिलीजेंस जो है ये नाउन वर्ड है। सेकंड है पॉजिटिव एटीट्यूड और थर्ड है अपने ऊपर भरोसा, जिसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते इस दुनिया में। ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं। ये एक मेरी फेवरेट पोएम है। ये शायद हम से बहुत को पता ना हो। ये पोएम जो है ये जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट पोएम्स में से था। जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ये उनके डेस्क पे लगी रहती थी। और ये सिर्फ पंडित नेहरू की भी नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी एकेडमिशियन हैं उनसे काइंड ऑफ फेवरेट आप एक बता सकते हैं कि एक पोएम का पार्ट है जो ऐसे कोटेशंस लोग यूज करते हैं। अगर आप पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये आपको हमेशा आगे बढ़ने की और काम करने की ढेरों प्रेरणा देती है। देखिए, इंग्लिश वोकैबलरी को सीखने के बहुत तरीके हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे निम्नलिखित हैं। जैसे अगर आप वोकैबलरी सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सीख सकते हैं, थीम बेस्ड सीख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड का मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई लाइन पढ़ रहे हैं और वो लाइन कुछ कहना चाह रही है, उसमें से अचानक से एक आपको इंग्लिश का वर्ड दिख जाता है जिसका मतलब नहीं है, तो आप उस वर्ड का मतलब डिराइव कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि लाइन किस दिशा की तरफ जा रही है। ओके, जो हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। थेमेटिक वोकैबलरी अगेन, जिसका मैंने भी एग्जांपल दिया, अगर एक थीम है कि फ्रेंडलीनेस और उसके रिलेटेड अगर आप वर्ड्स पढ़ लें तो आपको भले ही वो वर्ड्स की मीनिंग ना पता हो, आपको वो हमेशा पढ़ने में आसानी रहती है। एक्लेक्टिक रीडिंग, बहुत लोग किताब सिर्फ प्लेजर रीडिंग के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो किताब पढ़ने का शौक है इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़े उसमें भी आपको इंग्लिश वोकैबलरी सीखने के बहुत सारे तरीके मिल सकते हैं। लास्ट के दोनों पार्ट वो आपके लिए है, जो कि है फाइनल टेक, कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन सा मोड ऑफ स्टडी आपके लिए बेहतर है और आप किस तरीके से अपने आप को एसेस करना चाहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कुछ गाइडलाइंस अगर आप करें तो बेहतर रहेगा। जैसे ये नोटबुक रख लीजिए, उसमें आप पॉइंट्स लिख सके। मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं पीपीटी जो है ऑनलाइन अपलोड कर दूं। ठीक है, यूट्यूब सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये। लेकिन अगर बेहतर होगा कि अगर आप अपने उन वर्ड्स खुद लिखें और उनके खुद के एग्जाम्पल्स आप लिखें। एसोसिएटिंग और नेटवर्किंग, ये दो तरीके हैं जिससे आप इंग्लिश वोकैबलरी को सीख सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब है, ये एसोसिएशन जो एक तरीके से कॉन्टेक्चुअल ही वोकैबलरी हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोलिफिक एक वर्ड है जिसका मतलब तो खैर आपको नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन अगर आप इसको अगर पढ़े एक वर्ड के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोलिफिक ऑथर, ठीक है, तो आप इससे कुछ एक डिडक्शन निकाल सकते हैं कि जो बंदा या फिर जो ऑथर जो होते हैं, जो बहुत सारी किताबें लिखते हैं एक साल में, तो उनको हम प्रोलिफिक ऑथर बोलते हैं। तो आप इस तरीके से एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोलिफिक वर्ड क्या कहने की कोशिश कर रही है, उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इन वर्ड्स को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे तो भी बेहतर रहेगा सीखने के लिए। नेटवर्क बेस्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दिस रेफर्स टू लुकिंग एट वर्ड्स इन ग्रुप।
यानी कि ये नेटवर्किंग वाली जो ग्रुप में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि थीम बेस्ड हम आगे एग्जांपल देखेंगे, रूट बेस्ड उसका भी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, और जो कि वैसे तो ये रूट बेस्ड ही वीडियो है, तो हम वो जरूर देखेंगे। पूरी सीरीज जो होगी ये रूट बेस्ड सीरीज होगी। एंटोनिम्स और सिनोनिम जैसे आपको पता है, सिनोनिम का मतलब समानांतर, सेम जैसे वर्ड्स, और एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। थीम बेस्ड जैसे हो गया, एक फ्रेंडली एक थीम है, ये एक आप देखिए इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स कितने आ सकते हैं, एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, विनसम, जिनाइल, ग्रेगरियस। अब मान लीजिए आप इन वर्ड्स का ना भी मतलब पता हो, लेकिन अगर आपने इनको एक बार देख लिया और मान लीजिए एग्जाम में आ जाते हैं आपके सामने, या फिर आप कहीं पढ़ रहे होते हैं, तो आपको भले इनका मतलब ना पता हो, आपको पता चलेगा कि बड़ी फ्रेंडली टोन के वर्ड्स हैं, ये एक अच्छी वर्ड है। मान लीजिए अगर एग्जाम में आ जाता है और आपको बोले इनका अपोजिट कुछ लिख के दिखाइए, तो आपको पता होगा कि अगर एफेबल का मीनिंग मुझे नहीं पता है, तो एक फ्रेंडली वर्ड है, तो मुझे दिए गए ऑप्शन में से जो सबसे नॉन फ्रेंडली वर्ड है मुझे वो चूज करना है, ठीक है, या फिर जो अग्रेसिव वर्ड है वो मुझे चूज करना है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। रूट बेस्ड, जैसे रूट है, पेल है, पल्स है, इनके वर्ड्स बनते हैं पल्सेट, रिपल्सिव, इम्पल्सिव। अगर आपको पेल या पल्स का मतलब पता हो, तो आपको इन वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग ना भी पता हो, तो आपको पता चल जाएगी कहने की क्या कोशिश करें। एक एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। एक वर्ड है पेल्यूसिड। अगर आप पेल वर्ड को थोड़ा सा हटा दें, तो यहाँ पे जो बचा रह जाएगा वो रहेगा लूसिड, ठीक है। और आप सभी को पता होगा लूसिड का मतलब जो होता है वो क्लियर, यानी कि जो बहुत साफ सुथरा हो, उसका मतलब होता है लूसिड। तो पेल्यूसिड का मतलब क्या होता है? पेल्यूसिड का मतलब भी साफ सुथरा होता है, लेकिन वो ट्रांसलूसेंट वाला क्लियर होता है। यानी कि एक आप इस तरीके से एग्जांपल लीजिए, जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स में देखिए जरा एक बार, क्लाउडी, फॉगी, मिस्टी। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आप जब धुंध होता है, या जब जहाँ थोड़ा सा ओस होती है, तो दिखता तो आपको है लेकिन कम दिखता है, राइट? यानी कि देखने में थोड़ी परेशानी होती है। तो पेलोसिड का मतलब भी वही होता है कि ये क्लियर है, पर प्रॉपर क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा धुंधलापन है उसमें। अगर उसके एंटोनिम देंगे, अपोजिट देखेंगे, तो उसका मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ, बिल्कुल सी थ्रू, ट्रांसपेरेंट। और सिनोनिम जो होगा उसका वो होगा ट्रांसल्यूसेंट। कॉमन रूट वर्ड की तरफ अगर सबसे पहले बढ़ें, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनिम रूट से। एनिम का मतलब होता है मन, आत्मा, स्पिरिट, और फिर ब्रेथ। एनिमोसिटी, इससे एक पहला वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है नफरत करना, ठीक है। इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करें, देर इज नो पर्सनल एनिमोसिटी बिटवीन द पार्टी लीडर्स, यानी कि पार्टी लीडर्स के बीच में किसी भी तरह का तनाव या नफरत नहीं है। शी फेल्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनिमोसिटी टुवर्ड हिम। देखिए, अगर वर्ड्स को आपको सीखने में तकलीफ होती है, तो वर्ड प्ले के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एनिमोसिटी, मैंने उनको ब्रेक कर दिया, एनी से मैंने एनिमल बना दिया, मौसी से मैंने, मौसी तो मौसी होती है जैसे आपको पता है, बाकी बहन को मौसी बुलाते हैं, तो उसकी एक फोटो लगा दी मैंने यहाँ पे। तो मौसी को कुत्ते नहीं पसंद, तो शी हेट्स द एनिमल। तो इससे आप डिटेल्स कर सकते हैं कि एनिमोसिटी का मतलब होता है नफरत करना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगेन एनिम से बनते हैं दो वर्ड, यूनानिमस और मैग्नानिमस। देखिए, आपको अब तक तो चलेगा कि एनिम एनिम का मतलब होता है जो चीज जो है वो माइंड, ब्रेथ, या फिर इसी तरह की चीजों से बनता है। तो वैसे यूनानिमस का मतलब है यूनिजन, टुगेदरनेस, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे, ही वॉज इलेक्टेड यूनानिमस वोट, यानी कि उनके खिलाफ कोई भी जो है किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, और वो बिल्कुल जो सबकी सहमति से चुने गए। शायद अगर आपको पता हो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके खिलाफ भी किसी तरीके से जो है प्रतिरोध नहीं लगाया, तो काफी तो कांग्रेस जब अपोजिशन में थी, तो उनको भी एक यूनानिमस वोट मिला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द ज्यूरी रीच द यूनानिमस वर्डिक्ट। आपने देखा होगा जजेस की बेंचेस बनती है 4-5 जजेस के मिलके, ठीक है, उसमें रेशियो निकलता है 4-1, यानी कि 4 लोग सहमति जताई, एक ने असहमति। तो यूनानिमस का मतलब होता है कि जहां उन्होंने किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन खड़े नहीं किया, उन्होंने इकट्ठे एक साथ जो है इसको सहमति दी। अगेन मैग्नानिमस, मैग्ना का अपने आप ही मतलब होता है ह्यूज, तो मैग्नानिमस का मतलब ही है पूरा ह्यूज, या फिर जो चीज मैग्निफिसेंट हो। लाइक एग्जाम्पल देखेंगे तो ही वॉज मैग्नानिमस इन डिफीट, ये इसका इजी वाला सबसे लाइन था। पहला वाला आपको क्रिटिकल लग सकता है, इसलिए मैंने उसको रीड आउट नहीं किया, पर कर लेते हैं। आर्सेनल्स मैनेजर वॉज मैग्नानिमस इन विक्ट्री एंड प्रेज द लूजिंग टीम। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एन या एन, इसका मतलब होता है ईयर। इसे अगर देखें किस तरीके के जो वर्ड्स बनते हैं, वो है एनुअल, यानी कि ईयरली,
एन्युटी यानी कि उस तरह के पेमेंट जो आपको इकट्ठे दी जाती है, राइट? यानी कुछ एक अमाउंट है जो ड्यू होता रहता है, वो एक टाइम के बाद आपको दी जाती है, उसको एन्युटी बोला जाता है। वैसे ही एक वर्ड है सुपर एनुएटेड, जिसका मतलब होता है रिटायर्ड, सुपर एनुएशन। देखिए यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल देने की कोशिश की है, जिसे आप वर्ड प्ले के थ्रू याद रख सकते हैं। सुपर एनुएटेड जैसे वर्ड देखिए तो सुपर से सुपरमैन को इमेजिन कर सकते हैं जो बूढ़ा हो चुका है, और बूढ़े लोग की जब होते हैं तभी वो रिटायर होते हैं, तो सुपर एनुएटेड यानी कि रिटायर्ड पर्सन। बाइनियल इसका मतलब होता है जो हर 2 साल पे अकर हो, यानी कि होता है। आप नोटिस करेंगे इन सभी वर्ड्स के आगे मैंने इनके पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होने वाली जगह लिखी है, उनमें से कुछ कुछ जगह पे वो 2 जगह यूज हो सकती है। जैसे बाइनियल हो गया, ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। तो आप पूछेंगे कैसे हो सकता है, तो देखिए ज्यादातर इन वर्ड्स जो है ये आप कॉमनली यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एडजेक्टिव नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कभी कभार जानना अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल बाइनियल जो है ये एडजेक्टिव ऐसे होता है, देखिए जब कोई चीज पहली बार होती है ना, तो उसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे बाइनियल। फॉर एग्जाम्पल कि ये 2 साल बाद हुआ, लेकिन ये पहली बार हुआ है। मान लीजिए आपके गांव में ये नया गांव बना है और चुनाव पहली बार हो रहे हैं, हर 2 साल के बाद होंगे, तो ये पहला चुनाव है, तो ये एडजेक्टिव होगा ये बाइनियल। लेकिन इसके बाद से जो चुनाव होते रहेंगे, यानी कि हर 2-2 साल के बाद जो लगातार चुनाव हो जाएंगे, तो ये फिर हम इसको नाउन में काउंट करेंगे कि ये बाइनियल इलेक्शन है, क्योंकि होता ही रहता है, हर 2-2 साल पे हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। पेरेनियल, पेरेनियल यानी कि जो है एंडलेस है और कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एंटे या एंट। देखिए एंटी का मतलब होता है पहले, इसको एंटी से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, जैसे कि एंटी इंडिया, ठीक है। एंटी इंडिया का मतलब होता है अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडिया मतलब होता है बिफोर इंडिया, ठीक है। तो इसके हम वर्ड्स देखेंगे। एंटीसीडेंट, ये काफी एग्जाम से आने वाले वर्ड्स हैं, इसका मतलब होता है प्रीसीडिंग है पहले, यानी किसी घटना के होने के पहले की ये चीजें होती है, वारदात। जैसे कि दिस इज एंटीसीडेंट ऑफ वॉर। इसे आप कह सकते हैं कि जैसे चाइना जो हमेशा दखलंदाजी करता रहता है भारत में, या फिर पाकिस्तान जैसे वो अपने शेलिंग्स करता रहता है, तो आप कह सकते हैं कि एंटीसीडेंट ऑफ वॉर है ये जो हरकतें हैं, कि ये चेतावनी है जंग के पहले की कुछ हो सकता है। या फिर आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं कि दिस वाज एंटीसीडेंट ऑफ दिस इवेंट, राइट। जैसे हम देखते हैं सीरियल्स में ना, राइट, कि वो कहते हैं कि यार अपशगुन हो गया, राइट, कुछ बुरा होने वाला है, दिया बुझ गया, तो उस तरीके से कह सकते हैं दिया बुझना वाज एन एंटीसीडेंट ऑफ दिस इवेंट। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। एंटी डिलूवियन, इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन, और ये वर्ड अपने आप में काफी ओल्ड फैशन वर्ड है, ये काफी यूज नहीं होता, ये आर्कैक वर्ड्स के अंदर रहता है, यानी कि बहुत पहले लोग यूज करते थे लिटरेचर में, खास करके सिर्फ लिटरेचर में, बोलचाल में भी नहीं, जो कि अब यूज नहीं होता है। यकीन मानिए इस अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है कि कैट और जेड जैसे एग्जाम जहाँ पे टफ लिटरेचर पूछे जाते हैं उनके रीडिंग सेक्शन में आप इसको जान लें, इतना भी वो भी नहीं पूछते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्कैक वर्ड है। वैसे एक और वर्ड है एंटीबेलम। एंड बेलम का मतलब होता है जंग, एंटी जैसे मैंने बताया बिफोर, तो जंग के पहले एंटीबेलम। इसके मैंने कोई एग्जांपल्स दिए क्योंकि ये भी काफी आर्काइक वर्ड है। अब आते हैं एंटी पेनल्टीमेट। देखिए पेनल्टीमेट का जो मतलब होता है ये अपने आप में होता है सेकेंड लास्ट वन, यानी कि आखिरी से पहले जो आखिरी होता है वो उसको कहते हैं अल्टीमेट। अब मान लीजिए आप दुकानदार है, तो आपके अगर मैं कहूं कि मैं आपके दुकान का पेनल्टीमेट कस्टमर हूं, उसका मतलब हूं कि मैं सेकेंड लास्ट कस्टमर हूं, ठीक है। यानी कि अगर मैं लास्ट कस्टमर होता तो मैं अल्टीमेट हूँ। अगर मेरे बाद कोई और आ रहा है और आपने कहा कि ठीक है भाई आप आखिरी हो, आपके बाद दुकान के अंदर कोई नहीं है, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, तो मैं जो हूँ यानी कि जिससे पहले मैं आऊँ तो मैं पेनल्टीमेट हूँ। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब होता है थर्ड लास्ट। हाँ, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो आप समझ जाएंगे बेहतर तरीके से। जैसे देखिए टी इज एंटी पेनल्टीमेट लेटर ऑफ द नेम मार्था, यहाँ अगर टी देखिए लास्ट की तरफ से थर्ड पोजीशन में है, तो ये एंटी पेनल्टीमेट यानी कि थर्ड लास्ट। सेकंड लास्ट होता अगर जैसे एच है तो ये पेनल्टीमेट है, और ए जैसे लास्ट वर्ड है ये है अल्टीमेट, ओके। और ये एडजेक्टिव है और नाउन दोनों ही है। देखिए यहाँ पे जो बिफोर द लास्ट वन लाइन लिखी हुई है ना, ये गलत है एक्चुअली, ये प्रिंट ये राइटिंग मिस्टेक है, इसे शायद ये मेरे नजर से स्किप हो गया, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ये आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। और ये बिफोर द में, चलिए इसको मैं काट ही देता हूँ यहाँ से, बिफोर द लास्ट वन ही रॉन्ग है, ये इसका सही मीनिंग है, टू बिफोर द लास्ट इन द सीरीज, ओके।
अब आते हैं एंटीक्वेटेड की तरफ। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है ओल्ड, आउटमोटेड या फिर बैकवर्ड। एंटीक्वेटेड, देखिए एंटीक्वेटेड को अगर आप थोड़ा तोड़े, इसमें से एक वर्ड निकल के आ रहा है एंटीक। तो एंटीक का मतलब ही होता है अपने आप में पुरानी चीज। तो अगेन वर्ड प्ले के थ्रू आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कि एंटीक्वेटेड वर्ड देखे यानी कि कोई चीज जो बहुत पुराना हो, आउटडेटेड हो चुका होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी फैक्टर्स आर सो एंटीक्वेटेड दे आर नॉट वर्थ सेविंग। कुछ काम कर रहे हैं या फिर उसमें अगर आप कुछ चीजें कंसिडर करते हो, राइट। जैसे अगर मान दिया बुझने का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एंटीसीडेंट में, अगर मैं वही कहूँ, अगर कोई कहता है कि दिया बुझने तो अपशगुन, तो आप कह सकते हैं काफी एंटीक्वेटेड विचारधारा है, यानी काफी पुरानी और आउटडेटेड विचारधारा है। इसको आप ना अपनाएं। आगे बढ़ेंगे। बेली और बेल, इसका मतलब होता है जंग। बेलीजेरेंट का मतलब होता है वॉर लाइक या फिर एग्रेसिव, राइट। इसे आप कह सकते हैं, इसको इस तरीके से आप अपने इमोशंस के अंदर डाल सकते हैं वर्ड प्ले के थ्रू। जैसे चाइना की जो हरकत थी, ये काफी बेलीजेरेंट हरकत है, और ये न्यूज़पेपर में भी काफी मैंने देखा है इस वर्ड को, और ये एग्जाम में भी आ सकता है। बेलीजेरेंट यानी कि वॉर लाइक, एग्रेसिव, ही इज ऑलवेज वेरी बेलीजेरेंट टुवर्ड मी। इसका जरा सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखा होगा, वो काला सांड हमेशा मेरे प्रति बेलीजेरेंट रहता है। देखिए यहाँ पे आपको शायद हंसी आ रही हो, लेकिन ये एक बताने की कोशिश की गई है, अगर आप वर्ड्स को हिंदी बनाए बिना उसकी ग्रामर की पॉलिटिकल करेक्टनेस को अगर दूर रखे, आप हिंदी में एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश कीजिए, और उसका जो एग्जाम्पल होगा यानी कि वॉर लाइक, जहाँ पे सूट बैठे उस जगह पे आप इस वर्ड को यूज कर दीजिए, देखिएगा आपके लिए वो याद रखना ज्यादा आसान होगा, राइट। जैसे मैं अगर ये आम बोलचाल में कहता कि वो कुत्ता तो मेरे पीछे पड़ जाता है जब भी मैं गली में निकलता हूँ, वो पीछे पड़ने की जगह आप हमेशा कहें कि जब भी मैं गली में निकलता हूँ, वो कुत्ता काफी बेलिजरेंट हो जाता है, यानी कि वॉर लाइक, काफी एग्रेसिव हो जाता है। तो देखिएगा आपके ये जो है काफी आसानी से दिमाग में भी रहेगा, और आप जो है इसको बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकेंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेनी या फिर बेन, जिसका मतलब होता है गुड। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, बेनीवलेंट, इसका मतलब होता है काफी जनरस, जैसे हम जनरस दान करते हैं, राइट। बेनीवलेंट डोनेशन, जनरस डोनेशन आप बोल सकते हैं, पर बेनीवलेंट एक बेहतर वर्ड है इसको एक्सप्रेस करने का। या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, आप दोस्त में पार्टी करते हैं, राइट। तो आप कहते हैं कि कॉन्ट्री कॉन्ट्री करते, तो कोई एक दोस्त जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा होता है, या फिर आप ही दे रहे होते हैं, दूसरे पैसे नहीं दे रहे होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अब अपने दोस्तों के बीच से बोल चाल में कह सकते हैं, तुम लोग कोई पैसे देते हो, हमेशा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी तरफ से सबसे ज्यादा बेनिफिलेंट होता है, जनरस होता है। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिशिएंट में, जिसका मतलब होता है हेल्पफुल, मददगार। Many beneficent projects have to be foregone if sufficient funds are lacking। ठीक है, काफी सारे फंड जो होते हैं हेल्प ना मिलने की वजह से बंद करने पड़ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बेनिफिशिएंट अगर ना हो अब प्रोजेक्ट, तो वो बंद कर दिया जाता है। बिना इनका मतलब होता है गुड नेचर, जो नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वर्ड है। ये ज़्यादातर सैल्यूटेशन में यूज होता है। अगर आपने कभी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए अपनी पढ़ाई की हो, तो जो लेटर राइटिंग होता है उसमें बहुत सारे बुक्स में बिनाइन सर लिखा रहता है रिस्पेक्टेड सर की जगह, जो काफ़ी आजकल स्टैंडर्ड है और सुनने में भी अच्छा लगता है। और वर्ड प्ले की अगर बात करें, तो देखिएगा इन सही वर्ड्स के आगे ना बेन लिखा हुआ है, तो अगर आपने कभी बचपन में कार्टून देखा हो, तो एक बेन टेन करके शो आता था, तो आप उसको ऐसे वर्ड प्ले के थ्रू जोड़ सकते हैं कि जैसे अगर आप देखें बेन का जो कैरेक्टर था, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग कुछ ना कुछ वैसा निकल के आता है। जैसे बेन का भी नेचर अच्छा था, वो भी काफी हेल्पफुल था, जनरस था, लोगों की मदद करता था। तो जैसे आप बेन से शुरू होता हुआ कोई भी वर्ड देखेंगे, तो आपके दिमाग में बेन टेन आ जाना चाहिए, और आप उससे रिलेटेड जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बेन कैसा था, उससे आप डिड्यूस कर सकते हैं कि यार ये वर्ड जो है, ज्यादातर तीनों के तीनों वर्ड अगर देखें, अगर आप इसको जैसे कहते हैं ना थीम बनाए इनका, तो ये काफी सारी अच्छी क्वालिटीज बताने वाली वर्ड है, जनरस हेल्पफुल वाली वर्ड है। तो इस तरीके से आप एग्जाम के टाइम पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन वर्ड्स को। आगे बढ़ेंगे। बर्ड्स, इसका मतलब होता है पैसा या फिर पर्स। इस पे ऐसे दो ही वर्ड ज्यादा प्राइमरी बनते हैं, रीइंबर्स और डिसबर्स। देखिए इनका मतलब आप जरा ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड के अंदर आ सकता है ये। अगर बैंक एग्जाम दे तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अंदर आ सकता है। रीइंबर्स का मतलब होता है पेमेंट या रिफंड करना, जो आपकी कंपनी करती है। डिसबर्स का मतलब भी पेमेंट देना होता है, पर ये पैसा वापस करना नहीं होता, बल्कि एक जनरस लाइक पे आउट होता है। लाइक यहाँ पे आपका कोई लेन देन नहीं है, आपने बस ऐसे पे आउट केस ज्यादातर गवर्नमेंट करती है। इसलिए मैंने एक ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, यूजुअली फ्रॉम ए पब्लिक फंड और ट्रेजरी, यानी कि डिसबर्समेंट हमेशा एक लार्जर बॉडी से किया जाता है, बिना कोई, जिसे कहते हैं ना,
लेन देन के बिना, वो बस ऐसे ही पे आउट करे क्योंकि उनको जनरस एक डोनेशन के तौर पे हम करते हैं या फिर कुछ काम होता है, तो यूजुअली फ्रॉम ए पब्लिक फंड और ट्रेजरी। और रीएम्बर्समेंट ज़्यादातर हमेशा कंपनी की तरफ से दिया जाता है, तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड के अंदर आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम बिब्लियो की तरफ। बिब्लियो का मतलब होता है बुक, ठीक है। तो इससे हम रिलेटेड देखेंगे बिब्लियोग्राफी, मतलब होता है इसका लिस्ट ऑफ बुक्स। बिब्लियोफाइल, इसका मतलब होता है जो किताब को पसंद करता है, ठीक है। और लास्ट में आता है बिब्लियोपैथ, जिसका मतलब होता है वो इंसान जो किताबें चोरी करता है। और यहाँ पे चोरी करने के लिए देखिए मैंने एक वर्ड टर्म लिख रखा है, निक आउट। ये आप फ्रेजल वर्ड की तरफ, फ्रेजल वर्ब की तरफ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनको चोरी करना या पार करने का इंग्लिश नहीं पता होता है, राइट। जैसे थीव का मतलब तो चुराना हो गया, लेकिन चोर चोरी करता है, चोरी करने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं निक आउट, कि उसने यार मेरे पर्स से 10 रुपए चुरा लिए, ही निक्ड आउट 10 रुपीज नोट फ्रॉम माई पर्स। नेक्स्ट आते हैं कैड, कैस एंड सेड। इसको सीआईडी मत पढ़िएगा, इसका मतलब होता है हैपन या फिर फॉल, कंडेंस, राइज एंड फॉल ऑफ साउंड। इसको बस एक बार देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर ये अगेन ये आम बोलचाल वाली वर्ड्स नहीं है, ये ज्यादातर आपको पैसेज में मिलेगा, वो भी कैट एंड जेड टाइप वाले एग्जाम्स के पैसेज में, क्योंकि और वो भी तब देखिए इसका मतलब देखिए राइज एंड फॉल ऑफ साउंड, यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड है, तो अगर कोई आर्टिकल है जो म्यूजिक से रिलेटेड उसमें आपको एक वर्ड दिखेगा, अदरवाइज इसका ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। कास्केडिंग इफेक्ट आपने सुना भी होगा, कास्केड वर्ड से कास्केडिंग इफेक्ट जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था, तो काफी बार गवर्नमेंट ने कहा कि इससे कास्केडिंग इफेक्ट बंद हो जाएगा, जो पहले के सर्विस टैक्स रिजीम में थे, यानी कि एक के बाद जो टैक्स होते, राइट। आप ऐसे इमेजिन कीजिए बहुत सारे दरवाजे बने हों, दरवाजों से कुछ निकलता हुआ चला जा रहा है, बहता हुआ चला जा रहा है, हवा हो कि पानी हो गया, तो एक के बाद जो एक ये सीक्वेंस चला, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, राइट। और वाटरफॉल भी देखिए, ये लगातार निरंतर बहता ही चला जाता है, ऊपर से नीचे तक ये गिरता है, या डाउनवर्ड फ्लो ऑफ लिक्विड, तो इसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैप, कैप्ट, सेप्ट, सिप। इसका मतलब होता है टेक होल्ड या सीज। इनमें से वर्ड्स पढ़ते हैं कैपेशियस, इसका मतलब होता है स्पेशियस। देखिए कैपेशियस का अगर आप कैप हटा दें तो इसका जो वर्ड बनता है, संधि विच्छेद करें, वो स्पेशियस ही बनता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कैपेशियस और स्पेशियस का मतलब ही स्पेशियस होता है, स्पेशियस मतलब कैपेशियस, ठीक है। स्पेशियस का मतलब जहाँ बहुत सारी जगह होती है, राइट, हम बोलते हैं कभी स्पेशियस जगह है ये। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज ए कैपेशियस माइंड, यानी काफी बुद्धिमान व्यक्ति है। ओके, इसमें आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं था आपका। इट डिमांड लॉन्ग लेग बोन्स, पावरफुल मसल एंड कैपेशियस लंग। माफी चाहूंगा कि यहाँ पे लॉन्ग की जगह लिंग लिखा हुआ है, ये लॉन्ग लेग बोन्स है, ठीक है। कि यानी कि इसे कहने का मतलब ताकतवर टांगे, पावरफुल मसल्स और कैपेशियस लंग, ये हर एथलीट की जरूरत होती है। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है टू सीज और कैप्चर। टू एंचांट को छोड़िए, क्योंकि बहुत लोग का एंचांट का मतलब शायद ना पता हो, कोई बात नहीं, हम आगे जब पढ़ेंगे तो उनमें से किसी एक वर्ड में देखेंगे इसको। लेकिन अगर सी से कैप्चर करें, यानी कैप्टिवेट करना, उसने कैप्चर कर लिया, इसके लिए आप देखिए बंदर की फोटो दिखिए जिसके गले में चेन जकड़ा हुआ, तो आप कह सकते हैं कैप्टिवेट, तो कैप्चर करना किसी को, ये वो होता है। डिसेप्शन, इसका मतलब होता है चीटिंग करना। और जैसे देखिए डिसेप्शन जो है मैजिशियन भी करते हैं, इसलिए जादूगर की फोटो दी हुई है, आप अगर इस फोटो से रिलेट कर सके, राइट, डिसेप्शन जादू छलावा, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कैप या फिर सिप में, ये सेकेंड लास्ट स्लाइड है, और इफ नॉट रॉन्ग इट्स द लास्ट स्लाइड ओनली, बस थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। कैप या सिप का मतलब होता है सर, सो ये होता है डिकैपिटेट, इसका मतलब होता है किसी का सर काट देना, ठीक है। लास्ट आता है प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट का मतलब ज्यादातर हम बारिश की तरफ जानते हैं, लेकिन वो एक नाउन वाला वर्जन होता है। इसका जो वर्ब और एडजेक्टिव वाला वर्जन थोड़ा अलग है। देखिए राइज सडनली एंड टू मेक समथिंग हैपन सडनली, ये जो है ये वर्ब वाले वर्जन है इनके, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, टू प्रेसिपिटेट जर्नी, इसका मतलब होता है किसी भी जर्नी को सडनली बना देना, यानी कि मान लीजिए आप सडनली आप अपने का दिमाग में आया कि चलो गोवा चलना, चलते हैं, तो हम कहेंगे टू प्रेसिपिटेट अ जर्नी टू गोवा, तो ये वर्ब हो गया, ठीक है। इसका अगर एडजेक्टिव वाला मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है वेरी स्टीप एंड मूविंग हेस्टली, यानी कि काफी
स्टीप जो है यानी कि काफ़ी, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से गहरा, जैसे कहते हैं ना काफ़ी गहरा खाई, स्टीप जो है गॉड जो बन जाता है। एडजेक्टिव अगर इसके एग्जांपल देखेंगे, द किंग वाज टू प्रेसिपिटेट टू इन डिक्लेयरिंग वॉर, यानी कि राजा ने जो काफ़ी जल्दबाजी की जंग का ऐलान करने में। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ was too precipitate in declaring war on India because afterward what happened it's in history। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और नाउन तो बारिश है, ज़्यादातर आपको बारिश वाला मिलेगा, ये वर्ब एडजेक्टिव इतना टफ भी नहीं देते हैं एग्जाम में, बट या इट्स गुड टू नो, क्योंकि ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लोग यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश लेवल भी आ रहे हैं, सब एग्जाम के लिए नहीं आ रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, चाहे को लाइक मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और बेल आइकन दबाकर, जिससे कि आपको फर्दर इस वीडियो की सीरीज के बारे में पता चल सके। अगर आपको कुछ कमी लगे तो डेफिनेटली, या सजेशंस हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद है तो ज़रूर डिसलाइक कीजिएगा, पर अपने वैल्यूबल सजेशन ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।